यस सर। अच्छा, आज की बेसिकली हमारा टॉपिक है कंप्रेस्ड एयर की कॉस्ट के हवाले से कि जब कंप्रेस्ड एयर प्रोड्यूस होती है तो उसकी कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करें, और अगर कोई इंडस्ट्री कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बना रही है, तो कंप्रेस्ड एयर की उसको प्रोड्यूस करने में कितनी कंप्रेस्ड एयर लग रही है और उसकी कितनी कॉस्ट लग रही है, हम इस सब कैलकुलेट करना, और पर यूनिट कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमने किस तरह निकालना है एक कंप्रेस्ड एयर के हवाले से, ये सब हम लोग उसको आज देखेंगे। आज की प्रेजेंटेशन का मकसद ये है कि जब क्लाइंट या कस्टमर को आपने इस चीज़ का बावर कराना है कि जो आप कंप्रेस्ड एयर ज़ाया हो रही है जहाँ पे क्लीनिंग के अंदर या लीकेजेस के अंदर, तो वो उसको या ऐसे किसी काम में जैसे कूलिंग के लिए लोग कंप्रेस्ड एयर को यूज़ कर रहे होते हैं, क्लीनिंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, तो आपने उसको उनको बताना है कि कंप्रेस्ड एयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है और क्या वजह है उसकी एक्सपेंसिव होने की, आज अब हम आने वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। कंप्रेस्ड एयर के हवाले से जनरली ये ख्याल है जो लेमैन में है या जिसको कंप्रेस्ड एयर की इतनी नॉलेज नहीं है, वो ये सोचता है कि कंप्रेस्ड एयर जो है वो उसके एक रॉ मटेरियल जो है वो एयर है, एयर फ्री है, तो कंप्रेस्ड एयर को सस्ती होगी। ये एक जनरल परसेप्शन चलता है कंप्रेस्ड एयर के हवाले से। अभी तक हमने जो इतना पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमें तो पता है कंप्रेस्ड एयर के पीछे काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसेस होते हैं। उसमें एयर जब कंप्रेसर के अंदर जाती है, वहाँ पे वो कंप्रेस होती है, 8 टू 10 टाइम्स कंप्रेस होती है। उसके बाद वो फ़िल्टर से गुज़रती है, ड्रायर से गुज़र के ड्राई होती है। फिर उसके बाद वो स्टोर होती है एयर रिसीवर में, जहाँ पे उसको ट्रांसमिट किया जाता है थ्रू ट्रांसमिशन नेटवर्क, न्यूमेटिक पाइप के थ्रू, जगह जगह वहाँ पे प्रेशर लॉसेस होते हैं, लीकेजेस होते हैं, और फिर जब वहाँ पे जाके वो न्यूमेटिक टूल तक पहुँचती है। और न्यूमेटिक टूल के क्या फ़वाइद हैं, क्यों हम इलेक्ट्रिक टूल से प्रेफर करते हैं न्यूमेटिक टूल को यूज़ करना, ये सब बातें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो कमिंग बैक कि एयर इज फ्री सो कंप्रेस्ड एयर मस्ट बी चीप, ये जनरल परसेप्शन चलता है, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हकीकत ये है कि बाय द टाइम कंप्रेस एयर को आप कंप्रेस करते हैं 7 टू 8 टाइम्स, उसके बाद आप उसको ड्राई करते हैं, फ़िल्टर करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये 8 से 10 गुनी बिजली से ज़्यादा महँगी हो जाती है। तो अगर हम लोग 4 यूटिलिटीज़ देखें, जिसके अंदर गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है और कंप्रेस्ड एयर है, तो कंप्रेस्ड एयर इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव यूटिलिटी। कंप्रेस्ड एयर की कॉस्ट के हवाले से बात करें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही मोस्टली यूज़ होती है कंप्रेस्ड एयर की प्रोडक्शन में। इलेक्ट्रिकल पावर कंप्रेसर्स होते हैं, एयर कंप्रेसर्स होते हैं, जो कि फिक्स्ड होते हैं, ठीक है, अपनी जगह पे। पोर्टेबल का ज़्यादातर कभी के हवाले से कह सकते हैं कि वो उनको गैस यूज़ किया करते हैं या डीज़ल पावर्ड होते हैं, लेकिन जो इंडस्ट्रीज़ में कंप्रेसर होते हैं वो इलेक्ट्रिक पावर होते हैं। तो जिस तरह मैंने ये बात की थी कि मोस्टली लोग इसकी कॉस्ट के हवाले से जो है वो मिसकंसेप्शन में होते हैं कि ये इसका जो मेजर पार्ट होता है कॉस्ट का, वो सिर्फ़ इस मशीन को खरीदना ही। जैसे अगर L55 है, तो वो 55 लाख या 60 लाख रुपए की मशीन है। तो अगर कोई अ जनरल मैनेजर है या किसी कंपनी का सीईओ है, तो वो ये देख रहा होगा कि सिर्फ़ परचेज़िंग है, इनिशियल परचेज़िंग है 50-55 लाख की, उसके बाद हम लोग कंप्रेसर चलाएँगे, तो ये उसका गलत परसेप्शन है। क्योंकि कंप्रेसर की जो 10 या 15 साल की ज़िंदगी होती है, उसमें उसकी मेजर कॉस्ट उसकी एनर्जी कॉस्ट होती है, ना कि उसकी परचेज़ कॉस्ट। तो इस मिसकंसेप्शन का क्या नुकसान होता है? इस मिसकंसेप्शन का ये नुकसान होता है कि लो क्वालिटी कंप्रेसर की तरफ लॉन्ग रन में नहीं देखते, लो क्वालिटी कंप्रेसर की तरफ लोग चले जाते हैं, सस्ता होने की वजह से, और जो वहाँ पे उनको मार पड़ती है एनर्जी कॉस्ट में और मेंटेनेंस कॉस्ट में, मोस्टली एनर्जी कॉस्ट में उनको मार पड़ती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी जो यूज़ होती है टू ऑपरेट द कंप्रेस्ड एयर इक्विपमेंट इज़ फार मोर एक्सपेंसिव देन इट्स ऑन एक्चुअल इनिशियल प्राइस। एनर्जी कॉस्ट जो है वो, अगर हम लोग इसको हम लोग कहते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, ये हम आगे आने वाले टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अगर किसी भी चीज़ का टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप में देखा जाए, तो इसमें एक एक एयर कंप्रेसर की जो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है, जो उसके 10 साल आप कंप्रेसर को ओन करते हो, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा खर्चा होता है वो उसका एनर्जी कॉस्ट होता है। मोर देन 77% जो है वो उसका एनर्जी कॉस्ट होता है। जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि बेसिकली ये कंप्रेस्ड एयर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से 8 से 10 गुना महँगी है। वो किस तरह महँगी है, वो हम आगे आते हुए देखते हैं। ये बेसिकली टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप का एक कंप्रेसर का एक छोटा-सा पाई चार्ट है। इसमें अगर आप देख सकें, तो इसका जो मेजॉरिटी सेक्शन है 77%,
वो एनर्जी कंज़म्पशन में आ रहा है। ये 10 साल का जो है ना एवरेज लिया गया है। और उसका अगर बाकी देखें तो आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट और मेंटेनेंस कॉस्ट 10 साल की इतनी ज़्यादा नहीं, तकरीबन बराबर-बराबर है। लेकिन अगर आप इसका एनर्जी कॉस्ट देखें, तो मेजर पोर्शन है वो उसमें आ रहा है। निशान, ये बात आपको समझ आ रही है यहाँ पे? कोई पॉइंट है किसी का पूछने वाला था? क्लियर है सर। इक्विपमेंट कॉस्ट क्या ये है कि जो अपफ्रंट कॉस्ट है वो तो ज़ाहिर-सी बात है, इसका एयर कंप्रेसर जो है, इंडस्ट्रियल एयर कंप्रेसर एक एक्सपेंसिव मशीन है, इनकी प्राइस मिलियंस में होती है। तो उसका एक अपफ्रंट कॉस्ट है, फिर उसमें आपने जिस हमने पहले डिसाइड किया है कि उसकी डिज़ाइनिंग के अंदर आपको उसकी कैपेसिटी देखनी होती है, उसका टाइप देखना होता है और ये देखना होता है कि उसको आपके पास कौन से टाइप की इंडस्ट्री में लग रहा है। फूड एंड फार्मा में आपको ऑयल फ्री चाहिए, अगर आपको अ, आम मैन्युफैक्चरिंग कोई भी इंडस्ट्री है तो आप ऑयल लुब्रिकेटेड भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पास इक्विपमेंट कॉस्ट और इंस्टॉलेशन आ गई। फिर अगर हम उसके बाद मेंटेनेंस की बात करें, तो मेंटेनेंस जो है वो तकरीबन 12, हमने देखा है ग्राफ में कि 12% होता है। एक टोटल 10 साल की अगर कंप्रेसर की ज़िंदगी देखें तो उसमें जो सबसे ज़्यादा खर्चा होता है मेंटेनेंस के ऊपर, जो खर्चा होता है वो 12% होता है सबसे टोटल खर्चे में। मेजॉरिटी खर्चा उसका एनर्जी का खर्चा होता है। अगर हम लोग मेंटेनेंस में भी अगर उसकी एक 2-3 चीज़ें, एक ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स यूज़ करें, उसका ऑयल जो है वो ओरिजिनल यूज़ करें, तो वो क्या होता है कि मेंटेनेंस कॉस्ट वो कम से कम होती रहती है। और वो उसकी जो ना सिर्फ़ उसकी एनर्जी कॉस्ट पे फ़र्क पड़ता है, उसकी लाइफ़ बढ़ जाती है, बल्कि आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है उस वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव रहता है। एनर्जी कंज़म्पशन जो है वो 77% जो है वो एनर्जी कंज़म्पशन जो जो टोटल उसका कॉस्ट है उसमें 77% जो है उसका कॉस्ट का एनर्जी एनर्जी होती है। ये वेरी करती है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। जिन ममालिक में बिजली सस्ती है, वहाँ पे एनर्जी कॉस्ट का इतना फ़र्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन पाकिस्तान की अगर बात की जाए, तो हमारे मुल्क में टीसीओ यानी कि टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। ये एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल है। कंप्रेसर है, कंप्रेसर भी 2 एक रैंडम कंप्रेसर हैं। अगर हम लोग इनको डिस्कस करना स्टार्ट करें, तो ये दोनों 37 किलोवाट के कंप्रेसर हैं, जिनको हमने 8.5 बार पे चलाना है। अगर आप इनकी इनिशियल कॉस्ट देखें, तो आप देख सकते हैं कि कंप्रेसर ये महँगा है। जबकि कंप्रेसर बी सस्ता है। तो इनिशियली अगर कोई भी एक ओनर होगा, वो तो ये देखेगा कि यार कंप्रेसर ए सस्ता है, तो हम सॉरी कंप्रेसर बी सस्ता है, तो हम लोगों को कंप्रेसर बी ही प्रेफ़र करना चाहिए। लेकिन अगर आप इसकी 5 साल की मेंटेनेंस कॉस्ट देखो, तभी आप देख रहे हो कि कंप्रेसर बी जो है वो सस्ता है। तो ये 2 पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं कंप्रेसर बी के लिए। तो कोई भी ओनर जो है वो कंप्रेसर बी की तरफ जा सकता है। लेकिन अगर आप इसका एससीआर देखो, स्पेसिफिक एनर्जी रिक्वायरमेंट, जो हमने आने वाले आज के टॉपिक में पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप इसका 5 साल का एनर्जी का खर्चा देखोगे, तो कंप्रेसर ए कंप्रेसर बी के मुकाबले में काफ़ी हद तक सस्ता है। ये देख सकते हैं आप, $10,500 जो है ना, कम एनर्जी कॉस्ट में कंप्रेसर ए और कंप्रेसर बी के बीच में फ़र्क है। तो अगर टोटल कॉस्ट ऑफ एनालिसिस करेंगे, तो कंप्रेसर ए कंप्रेसर बी के मुकाबले में सस्ता पड़ रहा है। आपकी जबकि इनिशियल अगर आप देखें तो कंप्रेसर बी महँगा था, लेकिन अगर 5 साल का आप देखेंगे कि कितना खर्चा पड़ रहा है, तो कंप्रेसर बी कंप्रेसर ए के हिसाब से सस्ता आ रहा है, तकरीबन $9,000। ये अगर पाकिस्तानी रुपए में, तो 14 से 15 लाख रुपए बनते हैं। इस स्लाइड पे अगर किसी का कोई सवाल हो तो प्लीज़ पूछिए। क्लियर है सर। अच्छा, कंप्रेस्ड एयर कॉस्ट का जो है हवाले से जितने भी हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा हमारे पास अपॉर्च्युनिटीज़ होती है कि हम उस कंप्रेस्ड एयर की कॉस्ट को कम करें, इलेक्ट्रिकल खर्चे को कम करें। इसमें हमारे पास का जो डिस्चार्ज प्रेशर है जितना कम होगा, उतना कम जो है हमारे पास कंप्रेसर की जो है इलेक्ट्रिकल कॉस्ट होगी। लीक्स अगर कम होंगे, तो हमें हमारी कंप्रेसर की यूसेज उतनी कम हो जाएगी। और प्रेशर लॉसेस जो डिस्ट्रीब्यूशन में होते हैं ड्यू टू पुअर पाइपिंग, या हमारे पास चोक फिल्टर्स हो गए, या कोई और वजह हो गई, उसकी वजह से पाइप के अंदर कहीं पे भी कोई वो डायज़ का मसला है, या अंदर कोरोजन हुई है, इसकी वजह से प्रेशर लॉसेस को अगर हम रिड्यूस करेंगे, तो हमारे पास ओवरऑल इलेक्ट्रिकल कॉस्ट में काफ़ी बेहतरी आएगी।
और एक सबसे बड़ी जो चीज़ है हमारे पास, जो एक बहुत डिटेल टॉपिक हम इंशाल्लाह आने वाले टाइम में पढ़ेंगे, वो है हीट रिकवरी के ऊपर। इसमें बहुत से फैक्टर्स होते हैं इन्वॉल्व, और उसको आने वाले हम लोग टॉपिक्स में डिटेल में कवर करेंगे। यहाँ पे जस्ट टच करेंगे हीट रिकवरी अगर की ये एक शर्त होती है कि वो उसको प्रॉपर्ली प्लेस्ड हो इनसाइड अ प्लांट। अगर वो प्रॉपर्ली प्लेस्ड हो तो हम हीट रिकवरी यूनिट्स लगा के जो वो हीट प्रोड्यूस कर रहा होता है कंप्रेसर, उसको हम लोग यूजफुल एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको हम स्पेस हीटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, जगह गर्म करने के लिए। उसको हम लोग पानी गर्म करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे हम लोग स्पिनिंग यूनिट में इस्तेमाल करें जब थ्रेड को मॉइस्चराइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस तरह की काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन हैं जहाँ पे हम लोग उसको कर सकते हैं। हम लोग आने वाले टॉपिक्स में उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, अगर यहाँ पे ये 4 बातें हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोग कंप्रेस्ड एयर की कॉस्ट निकालने के लिए। अगर हम लोग कंप्रेस्ड एयर की कॉस्ट निकालने हो तो हम लोगों ने की ये 4 बातें बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हमने देखना होता है कि साल के अंदर वो कितना, या जितना भी एरिया वो टाइम वो चल चुका है, वो कितना उसके ऑन लोड ऑफ लोड आवर्स के हैं। ऑन लोड के ऊपर वो तो पूरी बिजली खा रहा होता है, लेकिन ऑफ लोड के ऊपर वो तकरीबन 25 से 35% बिजली वो खा रहा होता है। तो इसलिए ऑन लोड टू ऑफ लोड आवर्स जो है वो डिटरमिन करना ज़रूरी है। साथ में इक्विपमेंट क्रेडिट पावर कितनी है, कि वो कितनी बिजली खा रहा है। अगर आपके पास एनर्जी मीटर है और आप एक्चुअल पावर निकाल सकें तो इससे अच्छी बात तो कोई है ही नहीं। लेकिन अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है अवेलेबल, तो हम लोग इक्विपमेंट की रेटेड पावर निकाल सकते हैं। तो उसके ज़रिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग टोटल किलोवाट आवर्स निकाल सकते हैं, और फिर जब आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का पर यूनिट कॉस्ट है, तो इस सब को हम लोग यूज़ करके एक भी कंप्रेसर का एनुअल जो है, एनुअल या मंथली या 5 साल का जो कॉस्ट है, इलेक्ट्रिकल कॉस्ट, वो हम निकाल सकते हैं। रेटेड पावर की बात करें तो हर कंप्रेसर के पीछे उसकी नेम प्लेट लगी होती है, और नेम प्लेट के ऊपर उसके रेटेड जो किलोवाट्स कंज्यूम कर रहा होता है, वो लिखे होते हैं। ये जितने भी कंप्रेसर हैं, इंडस्ट्रियल कंप्रेसर, सबके पीछे लिखा होता है। जिस तरह यहाँ पे ये इसके पीछे लिखा, इसकी रेटेड पावर लिखी हुई है कि 75 किलोवाट के कंप्रेसर। ऑन लोड एंड ऑफ लोड आवर्स निकालने के लिए हम लोग बेसिकली डेलकॉस का इस्तेमाल करते हैं, जिसके ऊपर कंट्रोलर लगा होता है। उसके ऊपर इजीली ऑन लोड ऑफ लोड आवर्स जो हैं वो लिखे होते हैं, वो आप आराम से नोट कर सकते हैं, और उससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि ये कंप्रेसर कितना ऑफ लोड जाता है, कितना ऑन लोड जाता है, और कितने टाइम स्पेस में ये सब आवर्स कैलकुलेट किए गए हैं। तो उससे आप उसका इलेक्ट्रिकल कॉस्ट निकाल सकते हैं। आदिल, हम आप हमारे साथ मौजूद हैं? हेलो आदिल, आवाज़ आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है। अच्छा आदिल, ये ऑफलोड ऑनलोड आवर्स के बारे में बताएं। ये जो आप ऑडिट करते हैं, तो ये आप लोग नोट करते हैं, किस तरह क्या प्रोसीजर होता है इसको नोट करने का? इसका डे फर्स्ट में ही हम जाते हैं और नोट कर लेते हैं, और जो 1 वीक हमारी एक्टिविटी होती है उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल जाता है कि 1 वीक में कंप्रेसर कितना ऑन लोड रहा है, कितना ऑफ लोड रहा है। फिर उसके अकॉर्डिंग हम इसकी ईयरली एक बना लेते हैं शीट कि एक ईयर में कितना चला है, और जो उनके पास डाटा नोट हुआ होता है, अक्सर कंपनीज ये डाटा मेंटेन करती हैं कि उनके कंप्रेसर ऑफ लोड कितना चलते हैं 24 घंटे में और ऑन लोड कितना होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें सारा डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। तो आदिल, ये इसका क्या, अगर कोई कंप्रेसर ऑफलोड ज्यादा जा रहा है, तो ये फायदे की बात है कि नुकसान की बात है? इस बारे में क्या आपका ख्याल है, ये कि अगर एक कंप्रेसर बार बार ऑफलोड हो रहा है? सर, कंपनी टू कंपनी और मशीन टू प्रोसेस ये चीज़ वेरी करती है। जहाँ पे फिक्स स्पीड कंप्रेसर होते हैं और आरएस कंप्रेसर होते हैं, उनके बीच में भी डिफरेंस होता है, क्योंकि आरएस आपको पता है कि वो अपना जितना उसको आगे एयर की कंजम्पशन होती है उतना वो एयर बना के बंद हो जाता है। ठीक है, और अगर ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा बनाएगा, कम होगी तो कम बनाएगा। जो फिक्स स्पीड होते हैं उनका ये होता है कि उनके जैसे ही कंप्रेसर का आगे कंजम्पशन होती है, जैसे ही वो रुक जाती है कंजम्पशन पूरी करके कंप्रेसर ऑफ लोड चला जाता है। फिर जैसे ही आगे कंप्रेस एयर की कंजम्पशन शुरू होती है, मशीन फौरन ही ऑन लोड हो जाती है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा। ये अभी इंशाल्लाह ये स्लाइड्स हम लोग को भी करके ना, तो मेरे पास एक सिमुलेशन पड़ी हुई है, उसपे हम लोग ऑन लोड ऑफ लोड करके देखेंगे भी कि क्या असल में आदिल सही कह रहा है। जिस तरह प्रेशर एक कट ऑफ पॉइंट होता है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। जैसे ही वो कट ऑफ अपर लिमिट पे रीच करता है, कट ऑफ पॉइंट पे रीच करते हैं, जिस तरह 8 बार सेट की हुई है, तो कंप्रेसर जब 8 बार का प्रेशर रिसीव करेगा तो वो ऑफलोड हो जाएगा। ऑफलोड में बेसिकली क्या होता है कि मोटर जो है वो
इनटेक इसका कंप्रेसर का बंद हो जाता है, मोटर रनिंग इस पोजीशन में रहती है। तो उसकी वजह से वो टोटल का 25 से 35% बिजली तो खा रही होती है, लेकिन और यूज़फुल आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर रही। तो ये कंपनी को सीधा-सीधा नुकसान होता है। तो हमारा ये डिज़ाइनिंग के वक़्त ये देखना होता है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जो फिक्स स्पीड कंप्रेसर है वो ऑफ-लोड ना जाए, वो ऑन-लोड ही रहे। और अगर आपके पास वेरिएशन आ रही है डिमांड में, तो उस वेरिएशन को पूरा करने के लिए जिस तरह आदिल ने बताया, फिर हम लोग वेरिएबल स्पीड जो है कंप्रेसर लगा लेते हैं, ताकि वेरिएबल स्पीड जिस तरह ये आजकल नए स्प्लिट एसी आए हुए हैं, इनको क्या कहते हैं? इन्वर्टर इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। तो इसके बारे में किसी को पता है कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी क्या है? कौन बताएगा आप में से इन्वर्टर टेक्नोलॉजी क्या है जो आजकल एसी आए हुए नए? जी जी सर, इनके अंदर इन्वर्टर्स होते हैं, ये कूल एयर भी प्रोड्यूस करते हैं और हॉट एयर भी प्रोड्यूस करते हैं। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन ये इन्वर्टर्स को कहते क्यों है? मतलब ये बिजली, ये कहते हैं ना कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी बिजली कम खाता है, तो क्या वजह होती है इसकी बिजली कम खाने की? बेसिकली इन्वर्टर जो है वो वेरी कर रहा होता है फ्रीक्वेंसी को ना, जी, जबरदस्त अप एंड जबरदस्त डाउन। जबरदस्त, ये बिल्कुल ठीक बात की इन्होंने। असल में इन्वर्टर का मकसद ही यही है ना कि इन्वर्टर ऑफलोड नहीं जाता। तो इन्वर्टर ऑफलोड नहीं जाता, वो अपनी जो स्पीड है ना मोटर की, वो वेरी कर रहा होता है अकॉर्डिंग टू डिमांड। तो जब वो अपनी उसको डिमांड पे पहुंच जाता है ना, एसी की बात कर रहा हूँ, तो वो बिल्कुल उसकी जो मोटर की स्पीड है वो बिल्कुल स्लो हो जाती है, और वो बहुत कम एम्पेयर ले रहा होता है उस वक्त। तो इसलिए कहते हैं कि अगर वो 26 पे, इसलिए कहते हैं ना बार बार टीवी में कि 26 डिग्री सेंटीग्रेड पे एसी लगा रहता है, ताकि वो जब 26 डिग्री आराम से अटेन करके कमरे का, उसके बाद वो अपना मोटर की स्पीड बहुत का हल्की हो जाती है उसकी, और स्लोली चलता है और बहुत कम एम्पेयर खाता है। इसी तरह ये जो है बेसिकली इन्वर्टर टेक्नोलॉजी आई ही पहले कंप्रेसर्स में, इंडस्ट्रियल कंप्रेसर में ही ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है, और फिर उसके बाद हाउस होल्ड की चीज़ों में ये बाद में आई है। तो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी कंप्रेसर्स में भी ऐसा ही होता है कि जब आपका वीएसडी या वीएफडी होता है कि वो अपनी मोटर की स्पीड चेंज करता है अकॉर्डिंग टू डिमांड। तो हम लोग क्या कहते हैं कि जो फिक्स जो बेस लोड होता है, जो हमें पता है कि एवरेज लोड हर वक्त रहना ही रहना है कंप्रेसर्स के ऊपर, तो वो हम लोग बेस लोड डाल लेते हैं इसके ऊपर, फिक्स स्पीड के ऊपर। और जो वेरिएबल लोड होता है, जो हमारे पास सडन कोई 24 घंटों में कोई एक ऐसा आधा घंटा या घंटा आता है जिसमें डिमांड एकदम से बढ़ जाती है, तो उसमें के लिए हम लोग वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर रखते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एक छोटी सी एग्जांपल है, अगर आप वो देखो तो ये 55 किलोवाट का एक कंप्रेसर है, ठीक है? ये उसके ऑन लोड आवर्स हैं, ये उसके ऑफ लोड आवर्स हैं। तो हमने क्या किया कि सिंपल ऑन लोड आवर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, और ऑफ लोड आवर्स को ये लिखा हुआ है, ठीक है? उन दोनों को हम लोगों ने ऐड कर लिया, हमारे पास टोटल किलोवाट आवर्स ये आ गए, ठीक है? 55 मल्टीप्लाई बाय 2500 ये आ गया, और 55 मल्टीप्लाई बाय 1500 मल्टीप्लाई बाय 0.25, इसको 0.25 नोट्स में मैंने ये बात लिखी होनी चाहिए। अच्छा, नोट्स में ये बात नहीं लिखी, तो बेसिकली 0.25 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि ऑफलोड आवर्स में ये टोटल सारे 55 किलोवाट का कंप्रेसर जब ऑफलोड जाएगा, तो वो 55 किलोवाट नहीं खाएगा, वो उसका सिर्फ 25% खाएगा। तो मैं कैलकुलेट करके देख लेता हूँ कि 55 किलोवाट का कितना होता है ये तकरीबन 14 किलोवाट खाएगा ऑफलोड आवर्स में, और जब ऑन लोड होगा तो पूरे 55 खाएगा, 55 से थोड़ा सा ज्यादा खाएगा। तो अगर हम लोग ये टोटल हमने हिसाब लगाया, तो हमारे पास किलोवाट आवर्स कितने बन गए? 158125 किलोवाट आवर्स। यहाँ तक किससे हम लोग पहुंचे, ये इसका आइडिया है कि इसको मैं दोबारा से एक दफा एक्सप्लेन कर दूं। है सर, आप में से किसी को आइडिया है कि इसको इसको एक दफा दोबारा लिख के दोबारा से स्टार्ट कर दें? भाईजान कोई रिस्पांस दे दें आप लोग, ताकि नहीं तो उसको दोबारा स्टार्ट करें। इसके ये किस तरह आया है, ये आपको आइडिया है? सर दो दोबारा स्टार्ट करिए। अच्छा, ये नोट्स नजर आ रहे हैं ना ये? ठीक है।
तो बेसिकली टोटल किलोवाट आवर जिसका हो गया कि हमारे पास 55 किलोवाट का कंप्रेसर है, ठीक है। ये मैं टाइप करूँ, आपको नजर आ रहा है? जी सर नजर आ रहा है। अच्छा, 2500 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हो गया, पावर कंज्यूम्ड आ गया जी 35,500, ठीक है, किलोवाट आवर्स, ठीक है। हम लोग आगे जाते हैं, तो ये तो हो गए ऑन लोड आवर्स। अगर हम लोग ऑफ लोड आवर्स देखते हैं तो ये हो गया हमारे पास 55 मल्टीप्लाई बाय 1500, और ये चूंकि हमने 25, हमने ये एज्यूम कर रहे हैं, वैसे 25 से 35% खाता है बिजली, लेकिन हम एज्यूम करते हैं कि 25% खा रहा है, तो 25% से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 2625 किलो वाट आवर, ठीक है। टोटल ये हमारे पास यूसेज होगी, टोटल हमारे पास हो गई ये 137,500 प्लस 20625, ये हमारे पास आ गए 158 और 125, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई बात ना समझ आई हो? क्लियर है सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी बोले। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है, आप सवाल पूछिए। सर, ये ऑफलोड आवर में जो 25% से जो मल्टीप्लाई किया है सर, ये 25%, ये क्या चीज़ है, इसका जरा बता दें। अच्छा, ऑफलोड आवर्स में बेसिकली क्या होता है कि ऑफलोड आवर्स में मोटर चल रही होती है और आउटपुट, ये कंप्रेसर की आउटपुट प्रोड्यूस नहीं हो रही होती, क्योंकि वो पीछे से बैक एंड से जो है ना वो इनटेक बंद कर देता है कंप्रेसर। तो हमारे पास क्या होता है कि कंप्रेसर ऑफलोड जब चले जाते हैं तो वो टोटल उसका जो किलोवाट होता है, टोटल जो उसकी कैपेसिटी उसका 25% खा रहा होता है। मतलब कि 55 किलोवाट का जो कंप्रेसर है वो सिर्फ 14 किलोवाट खाएगा जब तक ऑफलोड रहेगा। जब ऑनलोड हो जाएगा फिर 55 किलोवाट खाना शुरू कर देगा। ऑफलोड और ऑनलोड में ये फर्क है, समझ ठीक आइए हो मेरी गया बात? सर, मतलब कि एनर्जी कंजप्शन कम हो जाती है जब ऑफलोड हाँ होता है बिल्कुल। मोटर की। उसका ये है कि जब आपका डिजायर्ड प्रेशर सिस्टम में अचीव कर लेते हैं ना, डिजायर्ड प्रेशर अचीव कर लेते हैं, तो उसके बाद वो अपने आप को ऑफलोड कर देता है। और उसके बाद जो है ऑफलोड कर देता है, जब वो प्रेशर फिर लोअर पॉइंट पे चले जाता है तो फिर वो ऑन लोड चले जाता है। ये करने के बाद मैं आपको एक इसका एक डेमो देता हूँ, मेरे पास एक सिमुलेशन छोटी सी पड़ी हुई है, उससे बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा। ये अच्छा, ठीक है। यहाँ जी, यहाँ तक तो हमें समझ आ गया ना जी, यहाँ तक। अब लेट सपोज पाकिस्तान में रेट चल रहा है, मुझे अब एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या, लेकिन अभी मैं पिछले दिनों एटलस होंडा की एक रिपोर्ट बना रहा था, इसका ऑडिट रिपोर्ट, तो उसमें रेट लिखा हुआ था 13 रुपए का किलो वाट आवर, ठीक है। तो अगर हमने 55 किलो वाट का कंप्रेसर का निकालना है ना, और ये हमारे पास 1 साल का डेटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग 13 को मल्टीप्लाई करेंगे, 13 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 158,125, तो ये हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 20 लाख रुपए, 2.0 मिलियन। तो ये साल का खर्चा है, ईयर, बिजली का एक कंप्रेसर खा रहा है। और ये एक 55 किलोवाट का कंप्रेसर। तो ये आपसे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितना ज्यादा फर्क पड़ता है। हमारा मकसद इस इन आवर्स को एलिमिनेट करना होता है, ऑफलोड आवर्स को, क्योंकि इस वक्त हमें कंप्रेसर के आउटपुट पे तो कुछ मिल नहीं रहा, लेकिन वो 25% बिजली खामखा खाई जा रहा है। तो हमने इसको इसको अवॉइड करना है। अभी मैं आपको एक सिमुलेशन शेयर करता हूँ, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि ऑफलोड और ऑनलोड आवर्स में क्या फर्क होता है। उसके बाद फिर हम आगे यहाँ से आगे उसके बाद जाएंगे, ठीक है। जी, स्क्रीन विजिबल है सबको? जी सर विजिबल है। अच्छा,
ये हम लोग हमारा कंप्रेसर है, इसकी सिमुलेशन है ठीक, लिबर्टी की। इसमें आप देख लें जो ऑफसेट पॉइंट जो है ना, जिसमें ये जो पॉइंट है ना, ये 8 बार पे सेट है। इस 8 बार पे क्या होगा कि ये ऑफलोड चला जाएगा, और ये जो लोअर P2 है ये 6 बार पे सेट है, इसमें क्या होगा ऑनलोड चला जाएगा। तो ऑफलोड किस पे जाएगा? 8 बार पे, जब वो टारगेट अचीव कर लेगा, और ये जब P2 भी हिट करेगा तो ऑनलोड चला जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? ऑफलोड 8 बार पे होगा और ऑनलोड 6 बार पे होगा। ये बात क्लियर हुई है आप लोगों को? जी सर, जी क्लियर सर, है। हो गया अच्छा क्लियर। अच्छा, अभी हम लोग कंप्रेसर अगर यहाँ से ऑन करते हैं, अभी आप देख सकते हैं कि इंटरनल उसने बराबर किया है। अब उसने क्या हुआ है कि यहाँ पे नेटवर्क अब राइज करना शुरू हो गया है। डिमांड अभी 0% है, मतलब कि पहले से कंप्रेस्ड एयर यूज नहीं हो रही। तो हमारा ये नेटवर्क प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, इंटरनल प्रेशर ऑलरेडी इंक्रीज कर चुके हैं। देखें अभी ये 8 बार रीच होने वाला है, 8 बार पे पहुंचते ही क्या होगा, ऑफलोड चला जाएगा। ये 8 बार पे पहुंच गया, ये देखें पहुंच गया, ये ऑफलोड चला गया। अभी P1 इसलिए रुका हुआ है क्योंकि पीछे से कोई डिमांड नहीं, कंप्रेस्ड एयर यूज नहीं हो रही। जैसे ही हम थोड़ा सा डिमांड इंक्रीज करते हैं, 50% लेकर आते हैं डिमांड को, ये अब ऑफलोड चला गया। देखिए अब कोई कंप्रेस नहीं कर रहा, मोटर चल रही है लेकिन वो ऑफलोड हो गया। अब हम डिमांड को 50% करते हैं। अब जब डिमांड 50% होगा तो उसका मतलब पीछे से कंप्रेसर एयर कंज्यूम होना शुरू हुई। कंप्रेसर अभी भी ऑफलोड है लेकिन नेटवर्क प्रेशर कम होना शुरू हो गया। देख रहे हैं आप? जैसे ही 6 बार में हिट करेगा ये कंप्रेसर फिर से ऑनलोड हो जाएगा। जब तक ये ऑफलोड रहेगा ये 25% बिजली खाता रहेगा। जब ये ऑनलोड हो जाएगा, देखें अभी ऑनलोड हो गया, अब ये फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ऑनलोड हो गया। अगर हम इसका डिमांड यहाँ पे थोड़ी सी अभी 50% है डिमांड, अगर हम इसको 100% पे कोई भी ऑफलोड नहीं जाएगा, ये हमेशा ऑनलोड ही रहेगा। हमारा बेसिक मकसद यही होता है। हमारा मकसद ये होता है कि हम एयर ऐसा कंप्रेसर डिजाइन करके दें, ऐसा उसको साइजिंग करके दें कि वो फिक्स स्पीड कंप्रेसर ऑफलोड ना जाए, वो ऑनलोड ही रहे। क्योंकि ऑनलोड रहने में फायदा है, जब ऑफलोड होगा तो वो बगैर यूजफुल आउटपुट के जो है वो बिजली लेता रहेगा। ये बातें अगर सब भाइयों को समझ आ गई तो फिर हम आगे प्रेजेंटेशन भी जाते हैं। यस सर। अच्छा, यहाँ पे इसके बाद हम लोग हमारे ये आगे की कंप्रेस्ड एयर यूजेस इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, टेक्सटाइल प्लांट्स जो 70% टेक्सटाइल प्लांट की जो बिजली का जो बिल आता है, या जो बिजली की जो उसकी कंजम्पशन है, उसमें 70% जो बिजली है ना, वो अप्रोक्स एक अंदाजे के मुताबिक वो कंप्रेस्ड एयर में जाती है। इस हद तक जो है हमारे पास कंप्रेस्ड एयर जो है वो बिजली खाता है, और इस हद तक वो कंप्रेस्ड एयर महंगी है। लेकिन मैनेजमेंट जो होती है उनको इस बात का अंदाजा ही नहीं होता है कि एक कंप्रेसर की ज़िंदगी में सबसे बड़ी जो कॉस्ट होती है वो एनर्जी कॉस्ट होती है। और यहाँ पे आप और हम लोग आते हैं जो उनको इस बात का वो दिलवाएं। जब भी आपकी मीटिंग हो किसी भी CFO से या किसी भी मेजर पोजीशन के बंदे से, तो आप उसको एहसास दिलाएं कि आपको जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉस्ट है वो आपके प्रॉफिट्स को खा रहा है, और हमें इस चीज़ पे जो है ना वो जाके तवज्जो देनी चाहिए।
एयर कंप्रेसर की अगर बात की जाए तो ये बात आप लोगों को पता है, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो एयर कूल्ड एयर कंप्रेसर होता है वो हमारे पास 85% जो कंप्रेसर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो ले रहा है उसमें का 85% वो हीट में चेंज कर रहा है। तो एयर कंप्रेसर्स के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये एक एयर कंप्रेस करने से ज़्यादा अच्छे हीटर होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर एनर्जी तो हीट में ज़ाया कर देते हैं। मतलब अगर 100% एनर्जी पीछे से आ रही है तो उसमें से 85% ही ये बिजली जो है वो ज़ाया हो रही है हीट में, और सिर्फ 15% जो है वो डिलीवर हो रही है एज अ कंप्रेस्ड एयर। तो इसलिए इसके बारे में कहते हैं कंप्रेसर इज अ हीटर व्हिच आल्सो प्रोड्यूसेस कंप्रेस्ड एयर। हम लोग इसकी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम लोग ये जो 85% जो ये हिस्सा है इसको अगर हम लोग इस तरीके से यूटिलाइज कर लें तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। हम लोग इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं कि हम लोगों को जिधर भी जाए, जिस इंडस्ट्री में जाए, हम लोग एनर्जी रिकवरी ऑप्शंस देखें और फिर उसके एक दफ़ा इसको सॉर्ट आउट कर दें कि अगर वहाँ पे कोई एनर्जी रिकवरी के ऑप्शन है। जिस तरह शायद आदिल को याद हो तो हम लोग कोहिनूर में गए थे तो वहाँ पे वो स्टीम से वो ऑटो कोन्स के पास स्टीमर लगे हुए थे जो उसको वो धागे को टूटने नहीं दे रहे थे। आदिल याद है आपको? जी सर बिल्कुल। हाँ, तो वो इस तरह के हमारे पास ये वो हो सकते हैं, स्पेस हीटिंग हो सकती है, सर्दियों में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, गर्मियों में आप उसको बेशक एनवायरनमेंट में छोड़ दें। हॉट वाटर की रिक्वायरमेंट आप पूरी कर सकते हैं और भी बहुत सी इसकी एप्लीकेशन हैं जो हम लोग, लेकिन उस सब के लिए ये कि उसका कंप्रेसर रूम का स्ट्रेटेजिकली प्लेस होना बहुत ज़रूरी है, ऐसी एप्लीकेशन के करीब जहाँ पे हम लोग उसकी हीट को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसलिए छोटे-छोटे इसकी एग्ज़ाम्पल्स हैं, प्रोसेस के एप्लीकेशंस हैं कि किस तरह हम लोग एक हीट रिकवरी यूनिट लगा हो कंप्रेसर के अंदर, तो हम लोग उसकी हीट को हम लोग प्रोसेस में यूज़ कर सकते हैं। हम लोग उसके वाटर को हीट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्पेस हीटिंग के लिए एज़ अ हीटर यूज़ कर सकते हैं हम। इसके लिए हमारे पास डक्टिंग का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डक्ट को मेन डक्ट के अंदर इसको कंप्रेसर की आउटपुट की जो डक्ट है उसको मेन डक्ट में डाल दोगे ना, तो वो आप स्पेस हीटिंग आराम से उसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं। जिस तरह मैंने कहा हॉट वाटर की रिक्वायरमेंट हम उसके थ्रू पूरी कर सकते हैं। मूविंग ऑन। अभी हम यहाँ पे आके लीकेजेस के हवाले से बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये एहसास दिलाने की बात है कि अगर हम लोग स्ट्रॉ बेल्स जो हैं, अगर आप किसी ट्रक में डाल के 5 स्ट्रॉ बेल्स भिजवाते हैं और वहाँ पे 4 पहुँचते हैं, तो आप ये फ़िक्रमंदी की बात होगी किसी भी उसके लिए कि वो उसको सीरियसली लेगा कि एक जगह से हम लोगों ने ट्रक भर के भिजवाया और वहाँ जब वहाँ पे ट्रक पहुँचा, तो उसमें से कुछ प्रोडक्ट मिसिंग था। लेकिन जब कंप्रेसर की बारी आती है, तो हम लोग इस चीज़ की परवाह नहीं करते कि एक कंप्रेसर 10 मीटर क्यूब पर मिनट बना रहा है और एंड पॉइंट पे 8 मीटर क्यूब पहुँच रहा है, 2 मीटर क्यूब रास्ते में ज़ाया हो रहा है, तो किसी को इस चीज़ की परवाह ही नहीं। हालाँकि उस 2 मीटर क्यूब को बनाने के लिए हमें 15 किलोवाट चाहिए होते हैं और 15 किलोवाट को आप जब मल्टीप्लाई करें, तो ये बात लाखों में जाती है। ये इसमें लिखा हुआ था कि कंप्रेसर हाउस को हम लोग एज़ अ प्रोडक्शन यूनिट क्यों नहीं देखते, कि एक कंप्रेसर हाउस एक चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, वो है कंप्रेस्ड एयर, और अगर कंप्रेस्ड एयर रास्ते में कहीं गुम हो रही है, तो आपको चाहिए कि आप उसको सीरियसली लो, आप उसको रिपोर्ट करो एज़ लॉस और आप उसकी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन करो कि ये कंप्रेस्ड एयर जो है वो जा कहाँ रही है। इसके ऊपर ये जो लाइन है ये बेसिकली इसका ये मकसद है कि हम इन्होंने एक सेमिनार किया था कंप्रेस्ड एयर के ऊपर और जिसमें उसको कॉस्ट के हवाले से बात की गई थी और कोई भी वहाँ पे काफ़ी फाइनेंस मिनिस्टर्स बैठे मैनेजर्स बैठे हुए थे और उनमें से किसी को भी इस टॉपिक के ऊपर कोई भी मतलब नॉलेज नहीं था, नॉलेज बेस उनका वीक था कि बेसिकली कंप्रेस्ड एयर इतनी महंगी होती है और वो इस तरह जो गलतियों से लूज़ हो रही है या लॉस्ट हो रही है रास्ते में और किसी को इस बात की कोई परवाह नहीं। ये एक छोटा-सा स्कीमेटिक डायग्राम बनाया है, समझने के लिए कि बेसिकली हो क्या रहा है। ये एक एनर्जी सबस्टेशन से हमारे पास बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है कि यहाँ पे कंप्रेसर रूम है और वहाँ पे वो कंप्रेसर बना रही है और यहाँ पे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जा रहा है और वहाँ पे वो प्रोडक्ट गिर रहा है और हर एयर कॉस्ट है। वो उस प्रोडक्ट को कॉस्ट निकालने के लिए हम आगे देखते हैं कि क्या करेंगे। बेसिकली प्रोडक्ट का एयर कॉस्ट निकालने के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं इसकी स्क्रीन में थोड़ी-सी छोटी कर देता हूँ ताकि इसके नीचे मैंने नोट्स बनाए हुए हैं वो हम देख सकें। जी।
स्क्रीन अभी भी मतलब बहुत ज्यादा तो छोटी नहीं होगी, सबको नजर आ रही है ना? आदिल स्क्रीन नजर आ रही है सही से? जी जी आ रही है सर। अच्छा, बेसिकली स्पेसिफिक एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है एससीआर। एससीआर का यूनिट्स होते हैं हमारे पास किलोवाट पर मीटर क्यूब पर मिनट। इसका ये मतलब होता है कि 1 मीटर क्यूब पर मिनट बनाने के लिए कितने किलोवाट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि ये अगर आप ये पढ़ें कि किलोवाट 1 मीटर क्यूब पर मिनट की कंप्रेस्ड एयर बनाने के लिए कितने किलोवाट जो है वो बिजली प्रोड्यूस हो रही है। इसके जो यूनिट होते हैं वो होते हैं किलोवाट पर मीटर क्यूब पर मिनट। आइडियली एससीआर को जो है वो 5 किलोवाट पर मीटर क्यूब पर मिनट से कम होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में यूजली ये 7.5 या उससे ऊपर होता है। अक्सर देखा गया 7.5 या उससे ऊपर होता है। तो बेसिकली क्या है कि हमारे एससीआर के जरिए हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारे पास बिजली है वो कितनी कंज्यूम हो रही है लीकेजेस में। अगर हमारे पास हमें पता चल गया कि किसी एक डिपार्टमेंट में 2 मीटर क्यूब पर मिनट जो है वो कंप्रेस्ड एयर ज़ाया हो रही है लीकेजेस में, तो हम लोग अगर उसको सिंपली एससीआर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास किलोवाट्स आ जाएंगे कि लीकेजेस की वजह से कितने किलोवाट ज़ाया हो रहे हैं। और जब आप किलोवाट को इलेक्ट्रिसिटी के रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा कि इस लीक की वजह से कितने रुपए आपके ज़ाया हो रहे हैं, हवा में हो रहे हैं। तो बेसिकली जो कार्य हमारे पास वो हो गया किलोवाट पर मीटर क्यूब पर मिनट। और इसकी आम जबान में अगर उसको कहा जाए तो ये एससीआर का स्पेसिफिक एनर्जी रिक्वायरमेंट कहते हैं कि 1 मीटर क्यूब पर मिनट बनाने के लिए कितने किलोवाट बिजली के लगने हैं। कोई यहाँ तक अगर कोई बात किसी को ना समझ आई तो मुझसे पूछ ले दोबारा। जी क्लियर है सर। अच्छा, तो बेसिकली अगर हम लोग एससीआर को डिटरमिन कर लेंगे तो हमारे पास आगे उसको किलोवाट्स निकालना हो, किलोवाट से हम लोगों को वो निकालना रुपीस के अंदर लॉसेस निकालना काफी इजी हो जाएगा। यहाँ पे एक स्कीमेटिक डायग्राम हो आप और देखें तो बेसिकली यहाँ पे इसका ये है कि हमने एक एनर्जी मीटर लगा दिया कंप्रेसर रूम से बाहर। हमें पता चल जाए कि एनर्जी मीटर कितनी एनर्जी कंज्यूम करे कंप्रेसर रूम। और हर डिपार्टमेंट से बाहर फ्लो मीटर लगा दिया तो हमें क्या पता चल जाता है कि कंप्रेसर के डिस्चार्ज में कितना फ्लो आ रहा है, डिपार्टमेंट में कितना फ्लो पहुंच रहा है। तो अगर डिस्चार्ज पे और डिपार्टमेंट के फ्लो में फ़र्क है, इसका मतलब ये है कि रास्ते में कहीं ना कहीं फ्लो जो है वो लीक हो रहा है। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है, नोट्स में अगर आप गौर करो तो कॉस्ट ऑफ अगर हम लोग कंप्रेस्ड एयर डिपार्टमेंट निकालें तो अगर एनर्जी मीटर रीड कर रहा हो 60 किलोवाट पर आवर और फ्लो मीटर जो है किसी भी डिपार्टमेंट का, सॉरी फ्लो मीटर एट कंप्रेसर रूम का जो डिस्चार्ज है वो मुहैया कर रहा है 8.3 मीटर क्यूब पर मिनट। तो एस सी आर ये हो जाएगा कि आपने सिंपली एस सी आर निकाली, वो हो जाएगा 7.23 किलोवाट पर मीटर क्यूब पर मिनट। ये आपने सिंपल 60 डिवाइड बाई 8.3 करेंगे, 60 डिवाइडेड बाई 8.3 करेंगे आपके पास एस सी आर आ जाएगा। ये वो आगे स्पेसिफिक एनर्जी रिक्वायरमेंट के हम लोग 7.23 किलोवाट इस्तेमाल कर रहे हैं टू प्रोड्यूस 1 मीटर क्यूब ऑफ पर मिनट ऑफ कंप्रेस्ड एयर। इससे अगर हम लोग नीचे आए तो अगर हम लोग एज्यूम करें कि हर डिपार्टमेंट 1.8 मीटर क्यूब पर मिनट बिजली कंप्रेस्ड एयर खा रहा है तो हमारे पास हम लोग इजीली निकाल सकते हैं कि लीक फ्लो वो इस तरह के टोटल फ्लो 8.3 मल्टीप्लाई बाय -7.2 जो कि कंज्यूम हो रहा है, तो जो लीक फ्लो होगा वो होगा 1.07 मीटर क्यूब पर मिनट। ये बात यहाँ पे तक क्लियर है? जी सर। अच्छा अच्छा, मूविंग ऑन, ये टेबल में खाली रिपीट हो गया है। अच्छा, फिर हमने अगर इसी को हम आगे लेके चलते हैं, हमें पता चल गया कि अगर एक 4 डिपार्टमेंट में एक एक डिपार्टमेंट है वो प्रोड्यूस कर रहा है सॉक्स, ठीक है ना, और वो उसको चाहिए 1.8 मीटर क्यूब पर मिनट कंप्रेस्ड एयर की, ठीक है। तो हम लोग एससीआर से हमें पता चल जाए कि वो हर 13.01 किलोवाट पर आवर जो है वो कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। एक घंटे में कितने किलोवाट कंज्यूम कर रहा है? 13.01। तो हम लोग देख देख सकते हैं कि अगर वो एक घंटे में 13 किलोवाट खा रहा है तो
एक महीने में कितना खाएगा? एक महीने में वो 13 मल्टीप्लाई बाय, एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो 24, और एक महीने में 30 दिन होते हैं तो 30, तो ये खाएगा 9368 किलोवाट आवर्स। ये पावर कंज्यूम हो जाएगी उसके 30 डेज में। तो बेसिकली हमारे पास टोटल एनर्जी कॉस्ट अगर आप निकालें तो हम लोग क्या होगा कि 13 रुपये एक यूनिट है, और हमारे पास टोटल 9368 यूनिट आ चुका है। तो हमारे पास टोटल महीने की जो कॉस्ट आ रही है कंप्रेस्ड एयर की, वो होगी 1,21,000 रुपए। अगर वही डिपार्टमेंट हमारे पास, लेट्स अज्यूम कि एक महीने में 20,000 सॉक्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो अगर हम लोग एक यूनिट का कंप्रेसर की कॉस्ट निकालना चाहें तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे कि जो टोटल कॉस्ट कंप्रेस्ड एयर खा रहा है डिवाइड बाय जो कंप्रेस्ड एयर प्रोड्यूस कर रहा है, तो हमारे पास ये हो जाएगा 6 रुपए पर यूनिट। मतलब कि एक सॉक को प्रोड्यूस करने के लिए उसको 6 रुपए की कंप्रेस्ड एयर चाहिए। यहाँ तक कोई बात अगर ना क्लियर हो? क्लियर है। जी आगे चलिए। रजा साहब इसमें बताइएगा, सॉरी रजा साहब, जी बोलिए आदिल। इसको दोबारा समझाइएगा, ये जो SCR मल्टीप्लाई बाय फ्लो रिक्वायर्ड आपने किया है, इस वाले पॉइंट को। ये वाला पॉइंट, ये वाला जी जी अच्छा, तो बेसिकली SCR हमारे पास क्या होता है आदिल, कि 1 मीटर क्यूब पर मिनट कंप्रेस्ड एयर बनाने के लिए आपको कितने किलोवाट चाहिए, ऐसे ही है। SCR यही होता है। तो SCR तो जी आपने बिल्कुल। निकाल लिया, ठीक है। SCR निकालने के तक तो आपको समझ आ गया कि 7.23 SCR कैसे आया है। ये समझ आइए आपको 7.23 किस तरह आया है? जी जी अच्छा, तो हमारे पास SCR ये आ गया, ठीक है। और हमें पता है कि जो एक डिपार्टमेंट है हमारा 1.8 मीटर क्यूब पर मिनट खा रहा है, कोई भी एक डिपार्टमेंट है। लेट सपोज वो एक डिपार्टमेंट है जो सॉक्स बना रहे हैं, ठीक है, वो 1.8 खा रहे हैं। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, एयर फ्लो के SCR से जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमारे पास जो ये 13 किलोवाट आ रहे हैं ना, ये उसकी पर आवर कंजम्पशन आ रही है कि एक घंटे के अंदर वो कितने किलोवाट खा रहा है। समझ आइए आपको? ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। हाँ, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया कि भाई एक घंटे में वो कितने किलोवाट खा रहा है। अब जब एक घंटे में वो 13 किलोवाट खाएगा और एक दिन में 24 घंटे होंगे, जाहिर बात है, और और एक महीने में 30 दिन होंगे, तो एक महीने में हमारे पास टोटल किलोवाट ये इतने खाएगा डिपार्टमेंट। तो अगर आपके ठीक है। पास बिजली का रेट है गिवन, जो जैसे मैंने यहाँ पे एज्यूम किया 13 रुपए, तो अगर 13 रुपए का 1 किलोवाट आ रहा है तो हमारे पास टोटल एक जो बिजली खा रहा है वो एक डिपार्टमेंट की सिर्फ वजह से वो है 1,21,000 रुपए पर मंथ। और अगर वो 20,000 सॉक्स प्रोड्यूस कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे कि 1,00,000 को 21,000 को 20,000 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास 6 रुपए ठीक पर है। यूनिट पड़ रही है। मतलब कि एक सॉक्स ठीक। बनाने के लिए आपको 6 रुपए की कंप्रेस्ड एयर चाहिए। इस तरीके से ये तो बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, ज़ाहिर बात है इंडस्ट्री में बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए कि ये अगर एनर्जी कॉस्ट पर यूनिट निकालना प्रोडक्ट के हवाले से तो हम किस तरह कर सकते हैं। ठीक है। ठीक, ठीक है, क्लियर है। ठीक है। अच्छा, इसके हमारे पास कैपेक्स कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर को वर्सेस रनिंग कॉस्ट। यही बात हम लोग कर रहे थे अभी भी कि अगर हम चीप चीज़ खरीदेंगे तो वो शुरू में तो फायदा देगा वो, लेकिन लॉन्ग रन में वो नुकसान ही देगा। और उसकी वजह ये है कि उसकी रनिंग कॉस्ट, और जो 5 साल की अगर आप रनिंग कॉस्ट देखें तो सबसे मेजर जो कॉस्ट होती है वो होती है एनर्जी कॉस्ट, जो कि में भी एक कंप्रेसर की जो 1 साल की एनर्जी कॉस्ट होती है उसकी प्राइस के बराबर हो, तो 5 साल में तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस बन जाता है। यही डायग्राम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग एफिशिएंट यूटिलाइजेशन की बात करें एक कंप्रेसर की, तो एक कंप्रेसर के 2 प्रोडक्ट होते हैं। एक होता है हीट, जो उसका मेजर प्रोडक्ट होता है 85%, और एक होता है
जो उसका माइनर प्रोडक्ट होता है। अगर हीट को हम लोग यूटिलाइज सिर्फ और सिर्फ हीट रिकवरी यूनिट के थ्रू कर सकते हैं, और अगर उसकी वो भी एप्लीकेशन मौजूद है करीब तरीन जहाँ पे हम उसकी डक्टिंग करके उसको सर्दियों में एज अ हीटर यूज कर सकें, या स्पेस हीटिंग के लिए, या पानी गर्म करने के लिए, या कोई और प्रोसेस के अंदर, और जो हमारे पास जो बकाया 15% है जो कंप्रेस्ड एयर में कन्वर्ट होता है, उसको हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं कंप्रेसर रूम की बेटर वेंटिलेशन से। जितनी ज़्यादा अच्छी वेंटिलेटेड होगा उतनी ज़्यादा अच्छी कंप्रेस्ड एयर प्रोड्यूस होगी, और अगर हम लोग रेगुलर मेंटेनेंस करेंगे तो उसकी लाइफ ज़्यादा बढ़ेगी और उसकी प्रोडक्शन अच्छी होगी, और ओरिजिनल पार्ट्स यूज़ करना। तो ये हमारे पास एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ कंप्रेसर्स में आ जाता है। ये कंप्रेस्ड एयर लीकेज की वीडियो है मेरे पास, ये आप देखते हैं कि ये इस तरह साउंड प्रोड्यूस करता है अगर कंप्रेस्ड एयर कहीं लीक हो रहा हो। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन। इस कंप्रेस्ड एयर की जो लीकेज की मैंने आपको वीडियो बताई है, इसको पकड़ते किस तरह, वो हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन के थ्रू पकड़ते हैं। फ्लो मीटर्स हो गए, लीक डिटेक्शन गन्स हो गई, लेकिन इस पे इंशाल्लाह ताला हम लोग कल बात करेंगे। आज यहाँ पे सेशन एंड करते हैं। आज के सेशन के हवाले से अगर किसी भाई को कोई सवाल है तो पूछ लें प्लीज। क्लियर है सर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखें, और फ्राइडे को इंशाल्लाह छुट्टी होगी, तो कल छुट्टी नहीं है तो कल आप लाजमी आएँ, ताकि ये टॉपिक हम लोग कवर कर लें, और एक टॉपिक और है उसको कवर कर लें। फ्राइडे को इंशाल्लाह छुट्टी होगी। सर वो मार्क्स तो सेंड कर दें, हमने वो भेज दी थी सर, वो जो हमारा प्रैक्टिकल था वो हमने भेज दी। अब्दुल सलाम भाई, वो दिन में तो आज काफी ज्यादा काम था ना, तो मैं उसको चेक ही नहीं कर सकूँ। मैं इंशाल्लाह अभी करके ना रात को ही कल सुबह चेक भेज देता हूँ आपको। चलें ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है जी, मेहरबानी, अल्लाह हाफिज।